मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम शीर्षक की परिभाषा देख लेते हैं, अर्थात रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, यह जान लेते हैं। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है। जैसे विज्ञान की 3 शाखा मानी जाती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो उसी तरह जैसे 2 शाखाएं विज्ञान की, उसी तरह यह तीसरी शाखाएं है विज्ञान की, जो केमिस्ट्री यानी कि जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, जिसकी परिभाषा होती है जिस शास्त्र के अध्ययन से पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तनों का पता चलता है, उसे ही रसायन शास्त्र कहते हैं। संरचना का मतलब है कि कोई पदार्थ, मान लीजिए कि एक मोबाइल है, तो मोबाइल की आकृति कैसी है, मोबाइल की आकृति जैसी भी है, मोबाइल की आकृति वैसी क्यों है, मोबाइल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उनके साथ क्या कोई तत्वों की अभिक्रिया करा के कोई चीज़ ऐसी वस्तु सेट की गई है जिससे मोबाइल का निर्माण हुआ है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। रसायन विज्ञान में छोटे से छोटे चीज़ों पे अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। जैसे जीव विज्ञान के जनक अरस्तू है, वैसे ही रसायन विज्ञान के जनक यानी कि पिता एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान में पदार्थ की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक पे हम पदार्थ शब्द का प्रयोग बार बार करने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि पदार्थ किससे कहते हैं और इनकी कितनी अवस्थाएं होती है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वे प्रत्येक वस्तु जिसे हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रिय, आँख, नाक, कान, इसी तरह 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है, पांचों ज्ञान इंद्रिय से महसूस कर सकते हैं, तथा जो कुछ द्रव्यमान रखता हो, द्रव्यमान का अर्थात होता है भार, यानी कि उसमें वजन कितना है, जो कुछ द्रव्यमान रखता हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे पुस्तक को हम अपने ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय में से हमारे हाथ भी एक ज्ञान इंद्रिय होती है, तो पुस्तक को हम स्पर्श करके देख सकते हैं कि कोई वस्तु है, वो वस्तु जो है उसका नाम पुस्तक है। और पुस्तक में कुछ ना कुछ भार अवश्य होगा, पुस्तक का कुछ ना कुछ वजन अवश्य होगा, अर्थात पदार्थ की दोनों शर्तें यहाँ लागू हो रही है पुस्तक पे, अर्थात पुस्तक एक पदार्थ कहलाएगी। उसी तरह पेन और टेबल होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी होती है। जब आप 12th में जाएंगे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं पढ़ाई जाएगी, जिनमें ठोस, द्रव, गैस के अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी व्याख्या सहित पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हमें 3 अवस्थाएं ही पढ़नी है। पहला अवस्था है ठोस पदार्थ की परिभाषा देख लेते हैं। ठोस पदार्थ वे वस्तुएं जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे कलम, मान लीजिए कलम का आकार लंबवताकार है, तो यदि हम कलम को अपने हाथ में रखते हैं तो हमारे हाथ में कलम का जैसा आकार होगा वैसा ही आकार, यदि हम कलम को हम बैग में रखते हैं तो वैसा ही आकार बैग में भी रहेगा। अर्थात किसी भी अवस्था में कलम की आकार नहीं बदल रही है। दूसरा है आयतन का मतलब होता है कि जगह, जो वस्तु जितना जगह लेता है वह उसका आयतन कहलाता है। तो हमारे हाथ में कलम जितनी जगह लेगी उतनी जगह बैग में भी लेगी। तो इसका मतलब है कि कलम किसी वस्तु के अनुरूप अपना आयतन परिवर्तित नहीं करता है। अर्थात कलम कलम का और ईंट कलम, उसी प्रकार ईंट और पत्थर और पुस्तक भी होती है, अर्थात इन सब की आकार एवं आयतन निश्चित होती है, इसलिए हम इसे ठोस पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। अगला है द्रव पदार्थ। मित्रों, आप में से बहुत लोगों को, लगभग सभी लोगों को पदार्थ के बारे में पता होगा और उनकी अवस्थाएं के बारे में बहुत ही व्याख्या और गहराई में जाके पता होगा। इसलिए हम इस वीडियो में पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें हम पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में जान लेते हैं ताकि हमारा दोहरान हो जाए। द्रव पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, द्रव्य पदार्थ कहलाता है। जिसका आयतन निश्चित हो, अर्थात जो यानी कि मान लीजिए जल है, तो जल एक गिलास में जितना जगह लेगा उतना ही जगह एक बाल्टी में भी जल लेगा। तो इसका मतलब है कि आयतन
जल का आयतन किसी वस्तु के अनुरूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है, निश्चित है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित हो जाएगा। यदि हम ग्लास में जल लेते हैं तो जल का आकार लंबवताकार हो जाएगा, ग्लास के आकार के जैसा हो जाएगा। लेकिन हम उसे बाल्टी में लेते हैं तो वह बाल्टी के आकार के जैसा हो जाएगा, अर्थात तो वस्तु के अनुरूप उसका आकार बदल रहा है। इसलिए हम इसे जल को हम द्रव पदार्थ के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा है गैस पदार्थ किसे कहते हैं। गैस पदार्थ की दो शर्तें होती है। वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन अनिश्चित हो उसे गैस पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ अकेले या फिर अन्य पदार्थों के साथ मिलकर उन दोनों का योग होकर एक नए गुण वाले, यानी कि अपने से एक भिन्न गुण वाले, अपने से अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मित्रों, रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री में जब भी कोई किसी वस्तु को जोड़कर अन्य वस्तु बनाई जाती है तो हमेशा वह वस्तु जिस वस्तु से बनी है उनसे अलग गुण रखेगी। केमिस्ट्री में यही होता है कि रासायनिक का मतलब यही होता है कि जो भी वस्तु जिन चीज़ों से मिलकर बनेगी वह वस्तु उन चीज़ों से बिल्कुल ही अलग होगी। इसलिए हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में कोई भी पदार्थ यदि मिलकर बनता है तो वह अपने से नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिणत होते हैं। यह छोटी सी परिभाषा है, इसे भी हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिणत होते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ा गया तो हमें कैल्शियम कार्बन ट्राइऑक्साइड मिला, यानी कि कैल्शियम कार्बन ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ। मित्रों, ये इधर बायां पक्ष में होगा और ये दायां पक्ष में होगा, क्योंकि जब भी हम रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिकारक पदार्थ बायां साइड रहती है और उत्पाद यानी कि प्रतिफल पदार्थ दायां पक्ष में रहती है। अभिकारक और प्रतिफल क्या होती है ये हम आगे जानेंगे। तो अगला देख लेते हैं अभिकारक। आगे अभिकारक आ ही गया। अभिकारक का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यह भाग लिया और इन दोनों ने अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बन ट्राइऑक्साइड का निर्माण किया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये अभिकारक हो गए। और अगला है उत्पाद या प्रतिफल। तो उत्पाद या प्रतिफल की परिभाषा देख लेते हैं। उत्पाद या प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। इसे हम यहाँ के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोराइड है और यहाँ NaOH है। तो यहाँ पे बायां पक्ष में जो HCl है और NaOH है तो इसे हम अभिकारक कहेंगे, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों पदार्थ भाग लिए हुए हैं और इन दोनों पदार्थ की अभिक्रिया करवा के NaCl + H2O का निर्माण हुआ है। ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है, इसलिए हम इसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अभिकारक हमेशा बायां पक्ष में होगा और उत्पाद या प्रतिफल हमेशा दायां पक्ष में होगा। इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद कौन सी है। अगला है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा होगी कि रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों के समूह को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Mg यानी कि ये मैग्नीशियम का संकेत है और O2 ये ऑक्सीजन का संकेत है। मैग्नीशियम और O2 यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हुए हैं। तो इन दोनों के समूह को, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के समूह को हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। यानी कि मैग्नीशियम भी अभिकारक है और O2 भी अभिकारक है, ऑक्सीजन भी अभिकारक है। यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारकों के समूह को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे यहाँ HCl है, तो क्लोराइड का सूत्र है और ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। ये हमने
बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा था और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो यहाँ इन दोनों के समूह को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि अब दो या दो से अधिक अभिकारकों के समूह को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है संतुलित समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। तो नाम से ही पता चल रहा है कि संतुलित समीकरण में संतुलित होगी और असंतुलित समीकरण में अभिक्रियाएं में जो पदार्थ भाग ले रही है वे अभिकारक और संतुलित होगी। तो हम एक एक करके परिभाषा के माध्यम और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। संतुलित समीकरण की परिभाषा होगी वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ यानी कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के दो अणु हैं और यहाँ ऑक्सीजन के भी दो अणु हैं। तो ये दोनों हो गए अभिकारक। ये तो हो गया एक तरफ, और दूसरा तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके मैग्नीशियम 2MgO का निर्माण किया है। यहाँ पे मैग्नीशियम के भी दो अणु है और ऑक्सीजन के भी दो अणु है। तो यहाँ जो अभिक्रियाएं हुई है तो यहाँ मैग्नीशियम के दो अणु आया है और ऑक्सीजन के भी दो अणु आया है। जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे तो वहाँ पे यह चीज़ हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि यहाँ पे 2Mg + O2 मिलके 2MgO कैसे बना, कैसे इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ यानी कि अभिकारक और उत्पाद की बात किया जा रहा है कि जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि बायां और दायां पक्ष में जो तत्व भाग लिए हैं उनके अणुओं की संख्या बराबर है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान ना हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ दोनों तरफ कहने का मतलब है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष से है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल से है। हमने जाना था कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक वह चीज़ होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ प्राप्त होती है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो उसी के संबंध में कहा जा रहा है कि दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान ना हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2Mg और O2 अभिक्रिया करके यहाँ पे नहीं MgO का निर्माण होगा, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ Mg के दो अणु हैं और ऑक्सीजन के भी दो अणु है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम के एक अणु है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक है, अर्थात मैग्नीशियम के एक अणु है और ऑक्सीजन के भी एक अणु है। लेकिन बायां पक्ष में यानी कि अभिकारक में मैग्नीशियम के दो अणु हैं और ऑक्सीजन के भी दो अणु हैं। इसका मतलब है कि दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हुई है, तो इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी तरह से ये सारी अभिक्रियाएं होती है जिसे हम एक एक करके जानेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में होती है जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो तत्व है। ये दोनों तत्व आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बन ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में चाय पत्ती, दूध, चीनी, पानी का प्रयोग करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तब जाके हम चाय का निर्माण कर पाते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का प्रयोग करके हम चाय का निर्माण कर पाए हैं, अर्थात वही संयोजन अभिक्रिया में कहा जाता है कि दो से अधिक पदार्थों
को आपस में मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर हम चाय का निर्माण किए तो ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आ सकती है। अगला है वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कैल्शियम कार्बन ट्राइऑक्साइड एक पदार्थ है, यदि हम इसे तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, यानी कि दो पदार्थ का निर्माण होगा। यानी कि एक चीज़ को तोड़ने पर दो पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन यानी कि जुड़ना, वियोजन यानी कि अलगाव, अर्थात जिस चीज़ में अलगाव होगी उसे वियोजन और जिस चीज़ में जुड़ाव होगी उसे संयोजन कहते हैं। मित्रों, इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।